स्वागत है आपका दोस्तों बिहार न्यूज़ में। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 11 मार्च 2026। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इस चैनल को अभी आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। दोस्तों आज बिहार न्यूज़ की शुरुआत सबसे पहले करेंगे कि राज्यसभा चुनाव में एआईएमआईएम के समर्थन मांग रही है आरजेडी। एमआईएम का भारी डिमांड। दरअसल बात है कि बिहार में राज्यसभा चुनाव को लेकर के सियासी हलचल तेज हो गई है। खबर है कि आरजेडी ने अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए एआईएमआईएम से समर्थन की मांग की है। बताया जा रहा है कि इस समर्थन के बदले एआईएमआईएम की ओर से एमएलसी सीट की मांग रखी गई है। दोनों दलों के बीच इस मुद्दे को लेकर के राजनीतिक बातचीत की चर्चा भी तेज हो गई है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि अगर ये समझौता होता है तो फिर राज्यसभा चुनाव का पूरा गणित बदल सकता है और बिहार की राजनीति में नया समीकरण भी देखने को मिल सकता है। बिहार के 9 जिलों में तेज बारिश और ठनका का अलर्ट। दरअसल बात है कि बिहार में मौसम एक बार फिर से बदलने वाला है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के भीतर बिहार के 9 जिलों में तेज बारिश, आंधी और फिर ठनका गिरने की संभावना जताई है। बताया जा रहा है कि कुछ इलाकों में तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है, या वहीं पर कई जगहों पर वज्रपात यानी कि ठनका गिरने का भी खतरा बना हुआ है। मौसम विभाग ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। खराब मौसम के दौरान खुले मैदान, पेड़ या फिर बिजली के खंभों के पास खड़े होने से बचने की सलाह दी गई है ताकि किसी भी तरह की दुर्घटना से बचा जा सके। समृद्धि यात्रा के तीसरे चरण में पहुंचे नीतीश, 570 करोड़ की योजनाओं की सौगात। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी समृद्धि यात्रा के तीसरे चरण में एक और जिले का दौरा करने वाले हैं। इस दौरान वे करीब 570 करोड़ रुपए की 213 विकास योजनाओं की सौगात दिए हैं। जब बताया जा रहा है कि इन योजनाओं में सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और फिर बुनियादी ढांचे से जुड़े हुए कई महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट शामिल है। मुख्यमंत्री इन योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी आज किया है। जी हाँ, सरकार का कहना है कि समृद्धि यात्रा का उद्देश्य विकास कार्यों को तेजी से देखना और जनता से सीधे संवाद करना है। इस दौरे को राजनीतिक रूप से भी अहम माना जा रहा है क्योंकि इन दिनों बिहार की राजनीति में कई बड़े बदलाव को लेकर के चर्चाएं तेज है। सुधा बूथ पर मिलेगा बकरी का दूध, नगर निकाय बेचेंगे मीट। जी हाँ, दरअसल बात है कि बिहार सरकार ने पशुपालन और फिर डेयरी सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए एक नया और चौंकाने वाला फैसला लिया है। अब बिहार के सुधा बूथों पर बकरी के दूध की भी बिक्री शुरू करने की तैयारी की जा रही है। इसके साथ ही नगर निकायों के माध्यम से मीट की बिक्री की योजना भी बनाई जा रही है। सरकार का कहना है कि इस फैसले से पशुपालकों को बेहतर बाजार मिलेगा और फिर उनकी आय बढ़ाने में मदद मिलेगी। यह सरकार का मानना है कि इस पहल से न सिर्फ डेयरी सेक्टर मजबूत होगा बल्कि लोगों को भी बेहतर गुणवत्ता वाले उत्पाद उपलब्ध हो सकेंगे। जहां आने वाले समय में इस योजना को चरणबद्ध तरीके से लागू करने की तैयारी की जा रही है। नीतीश के राज्यसभा फैसले के बीच सपा की बड़ी मांग। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने की चर्चा के बीच समाजवादी पार्टी ने एक बड़ी मांग रख दी है। समाजवादी पार्टी के नेताओं का कहना है कि बिहार की राजनीति में इस फैसले का बड़ा असर पड़ सकता है, इसलिए स्थिति को लेकर के साफ तस्वीर सामने आनी चाहिए। वहीं पर समाजवादी पार्टी की ओर से कहा गया है कि अगर नीतीश कुमार राज्यसभा जाते हैं तो बिहार की सत्ता और फिर नेतृत्व को लेकर के नए सवाल खड़े होंगे। ऐसे में राजनीतिक दलों को अपनी भूमिका स्पष्ट करनी चाहिए। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने की चर्चाओं ने बिहार की सियासत में हलचल बढ़ा दी है। आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर और भी बयानबाजी देखने को मिल सकती है। बिहार में गैस की किल्लत, 2000 रुपये तक पहुंची कीमत। जी हाँ, बिहार के कई इलाकों में इन दिनों एलपीजी गैस की भारी किल्लत देखने को मिल रही है। हालात ऐसे हो गए हैं कि जहां एक तरफ लोगों को सिलेंडर मिलना मुश्किल हो गया है, वहीं दूसरी तरफ इसकी कीमत भी आसमान छू रही है। या कई जगहों पर गैस सिलेंडर 1800 रुपये से लेकर के 2000 रुपये तक में बिकने की खबर सामने आई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि गैस एजेंसियों पर सिलेंडर उपलब्ध नहीं है और फिर कई जगहों पर एजेंसी संचालक भी नहीं मिल रहे हैं। ऐसे में लोगों को मजबूरी में महंगे दाम पर सिलेंडर खरीदना पड़ रहा है। इस स्थिति के कारण आम लोगों की परेशानी काफ़ी बढ़ गई है। लोग प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि गैस की आपूर्ति जल्द सामान्य की जाए ताकि लोगों को राहत मिल सके। नीतीश कुमार के बेटे निशांत की राजनीति में एंट्री पर प्रशांत किशोर का तीखा हमला।
दरअसल बात है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने की चर्चा और उनके बेटे निशांत कुमार की राजनीतिक एंट्री को लेकर के जनसुराज के नेता प्रशांत किशोर ने तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि बिहार की राजनीति फिर से परिवारवाद की ओर बढ़ती दिखाई दे रही है। यह प्रशांत किशोर ने कहा है कि जब भी सत्ता में बैठे नेता अपने परिवार को राजनीति में आगे बढ़ाने लगते हैं तो फिर इसका सीधा नुकसान लोकतंत्र और फिर आम युवाओं को होता है। उन्होंने सवाल उठाया है कि क्या राजनीति सिर्फ नेताओं के परिवारों के लिए ही रह गई है। साथ ही साथ उन्होंने बिहार की जनता से अपील की है कि वे इन मुद्दों पर गंभीरता से सोचें और ऐसे फैसलों को समझदारी से देखें। जब उनका कहना है कि अगर जनता जागरूक रहेगी तभी राजनीति में सही बदलाव आ सकता है। विदेशी महिलाओं का वीडियो वायरल, यूपी बिहार पर मजेदार कमेंट। जी हाँ, दरअसल बात है कि सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें कुछ विदेशी महिलाएं यूपी और फिर बिहार के लोगों को लेकर के मजाकिया अंदाज में बात करते नजर आ रही है। यह वीडियो में वे हंसते हुए कहती हैं कि यूपी बिहार वाले इतने जुगारू होते हैं कि थूक कर भी मिसाइल उड़ा दें। ये बात उन्होंने मजाक के तौर पर कही है, जिसे सुनकर के आसपास लोग मौजूद भी हंसने लगते हैं। जब वीडियो का यही हिस्सा सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इसे काफ़ी मनोरंजक बता रहे हैं। हालांकि कई लोग इसे हल्के फुल्के मजाक के तौर पर ले रहे हैं, वहीं पर कुछ लोग इस पर अलग अलग तरीके के प्रतिक्रिया दे रहे हैं। फिलहाल ये वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है और फिर लोग इसे देख करके अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। समृद्धि यात्रा में आरजेडी पर बरसे नीतीश, राज्यसभा जाने पर चुप। दरअसल बात है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन दिनों समृद्धि यात्रा के तहत जनता के बीच पहुंच रहे हैं। इस दौरान उन्होंने आरजेडी पर जमकर के निशाना साधा है और कहा है कि बिहार में विकास का काम उनकी सरकार ने किया है, जबकि पहले राज्य की स्थिति काफ़ी खराब थी। नीतीश कुमार ने अपने संबोधन में कहा कि उनकी सरकार लगातार सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और फिर बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने का काम कर रही है। उन्होंने विपक्ष पर आरोप लगाया है कि वे सिर्फ आरोप लगाते हैं लेकिन विकास के मुद्दे पर कोई ठोस बात नहीं करते। हालांकि इस दौरान जब उनसे राज्यसभा जाने या फिर मुख्यमंत्री पद छोड़ने को लेकर के सवाल किया गया तो उन्होंने इस मुद्दे पर कोई भी स्पष्ट जवाब नहीं दिया। इसी वजह से बिहार की राजनीति में ये चर्चा और तेज हो गई है कि आने वाले दिनों में राज्य की सियासत किस दिशा में जाएगी। बिहार की सड़कों पर उतरेंगे नीतीश और निशांत। दरअसल बात यह है कि बिहार की राजनीति में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। खबर है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनके बेटे निशांत कुमार जल्द ही एक अलग अलग यात्राओं के जरिए जनता के बीच उतर सकते हैं। बताया जा रहा है कि जेडीयू के भीतर नए नेतृत्व और फिर बदलाव की शुरुआत के संकेत के तौर पर इन यात्राओं की तैयारी की जा रही है। नीतीश कुमार जहाँ पर अपनी समृद्धि यात्रा के जरिए जनता से संवाद कर रहे हैं, वहीं पर निशांत कुमार को भी सक्रिय राजनीति में उतारने की चर्चा तेज हो गई है। वहीं पर राजनीतिक जानकारों का कहना है कि अगर ऐसा होता है तो फिर ये जेडीयू की राजनीति में नए दौर की शुरुआत मानी जाएगी। इससे बिहार की सियासत में भी नया समीकरण देखने को मिल सकता है। सम्राट चौधरी के सीएम बनने की चर्चा पर तेज प्रताप यादव का तंज। दरअसल बात यह है कि बिहार की राजनीति में मुख्यमंत्री पद को लेकर के चल रही चर्चाओं के बीच आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव ने सम्राट चौधरी पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि पहले केंद्र सरकार बिहार को विकास के मामले में नंबर 1 बनाए, उसके बाद मुख्यमंत्री बनने की बातें की जाए। तेज प्रताप यादव ने कहा है कि बिहार को अभी भी कई बुनियादी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और फिर केंद्र को राज्य के विकास पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि सिर्फ राजनीति करने से राज्य का विकास नहीं होगा। तेज प्रताप यादव के इस बयान के बाद बिहार की राजनीति में बयानबाजी और तेज हो गई है। अब देखना होगा कि इस पर बीजेपी और फिर अन्य नेताओं की क्या प्रतिक्रिया सामने आती है। एक रात में साफ हुआ घर, चोर ले गए लाखों कैश और जेवर। दरअसल बात यह है कि बिहार में चोरी की एक बड़ी घटना सामने आई है, जहां पर चोरों ने एक घर को निशाना बनाते हुए लाखों रुपए की चोरी कर ली है। बताया जा रहा है कि बदमाश रात के अंधेरे में घर में घुसे और 3.5 लाख रुपए नगद के साथ सोने के जेवर भी लेकर के फरार हो गए। सुबह जब परिवार के लोग जागे तो फिर घर का सामान बिखरा हुआ देख करके उनके होश उड़ गए। अलमारी और फिर सामान की चोरी करने पर चोरी की जानकारी मिली, जिसके बाद तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। वहीं पर घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और फिर मामले की जांच शुरू कर दी है। आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है और फिर चोरों की तलाश के लिए पुलिस जांच में जुट गई है। सुपौल में समृद्धि यात्रा की शुरुआत करेंगे नीतीश कुमार।
दरअसल बात यह है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यसभा जाने की चर्चाओं के बीच एक बार फिर से जनता के बीच पहुंचने लगे हैं। वे सुपौल से अपनी समृद्धि यात्रा की शुरुआत कर दी है और इस दौरान बिहार के करीब 10 जिलों का दौरा भी करेंगे। इस यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री विभिन्न विकास योजनाओं की समीक्षा भी करेंगे और फिर स्थानीय लोगों से मुलाकात करके उनकी समस्याओं को भी सुनेंगे। सरकार का कहना है कि इस यात्रा का उद्देश्य विकास कार्यों की जमीनी हकीकत को समझना और नेताओं की प्रगति का आकलन करना है। वहाँ पर राजनीतिक तौर पर भी इस यात्रा को काफ़ी अहम माना जा रहा है, क्योंकि ये ऐसे समय में हो रही है जब बिहार की राजनीति में कई बड़े बदलाव को लेकर के चर्चा तेज है। अब देखना होगा कि इस यात्रा का राज्य की सियासत पर क्या असर पड़ता है। बिहार में बढ़ सकता है सर्किल रेट, जमीन खरीदना हो सकता है महंगा। दरअसल बात यह है कि बिहार में जमीन खरीदने और फिर बेचने वालों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। राज्य सरकार सर्किल रेट बढ़ाने की तैयारी में है और बताया जा रहा है कि इस महीने इस पर अंतिम फैसला लिया जा सकता है। सर्किल रेट वह न्यूनतम कीमत होती है जिस पर ज़मीन की रजिस्ट्री की जाती है। अगर सरकार इसे बढ़ाती है तो फिर ज़मीन की सरकारी कीमत बढ़ जाएगी और रजिस्ट्री कराना पहले से ज़्यादा महंगा हो सकता है। वहाँ पर सरकार का कहना है कि कई जगहों पर बाजार कीमत और फिर सरकारी सर्किल रेट में बड़ा अंतर है, इसीलिए नए सिरे से दर तय करने की तैयारी चल रही है ताकि ज़मीन की असली कीमत के हिसाब से रजिस्ट्री हो सके। बिहार में कैसे शुरू हुई डीबीटी व्यवस्था, जाने पूरी कहानी। दरअसल बात यह है कि आज बिहार में कई सरकारी योजनाओं का पैसा सीधे लोगों के बैंक खाते में भेजा जाता है, लेकिन इस व्यवस्था की शुरुआत भी एक लंबी बहस और बदलाव के बाद ही हुई थी। जैसे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी कि डीबीटी कहा जाता है। यह सरकार ने इस व्यवस्था को इसलिए लागू किया ताकि योजनाओं का पैसा सीधे लाभार्थी तक पहुँचे और बीच में होने वाली गड़बड़ी या फिर भ्रष्टाचार पर रोक लगाई जा सके। पहले कई योजनाओं में बिचौलियों की वजह से लोगों को पूरा लाभ नहीं मिल पाता था। डीबीटी लागू होने के बाद अब पेंशन, छात्रवृत्ति, किसान सहायता और कई अन्य योजनाओं का पैसा सीधे लोगों के खाते में पहुंच रहा है। इससे व्यवस्था ज़्यादा पारदर्शी हुई है और फिर लोगों को समय पर उनका हक मिलना आसान हुआ है। बिहार में 25 चीनी मिलें फिर से होंगी शुरू, किसानों में खुशी की लहर। दरअसल बात है कि बिहार में चीनी उद्योग को फिर से मजबूत बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। यह सरकार की नई इंसेंटिव पॉलिसी के तहत राज्य में यानी कि बिहार में करीब 25 चीनी मिलों को दोबारा शुरू करने की योजना बनाई गई है। सरकार का मानना है कि इस मिलों के शुरू होने से गन्ना किसानों को बड़ा फायदा मिलेगा। यह किसानों को अपनी फसल बेचने के लिए बेहतर बाजार मिलेगा और भुगतान की व्यवस्था भी मजबूत होगी। इसके साथ ही स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे और फिर बंद पड़ी औद्योगिक इकाइयों को नई रफ्तार मिलेगी। सरकार का लक्ष्य है कि बिहार में गन्ना और फिर चीनी उद्योगों को फिर से मजबूत किया जाए। मोमोज चाप खाने के बाद भाई बहन की चली गई जान। जी हाँ, एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई जहां पर बच्चों की पसंदीदा डिश मोमोज और चाप खाने के बाद 2 भाई बहन की जान चली गई। बताया जा रहा है कि दोनों ने रात में ये खाना खाया और उसके बाद सो गए, लेकिन सुबह तक उनकी हालात बिगड़ गई। परिजनों ने जब देखा तो फिर दोनों बेहोश थे, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने जांच के बाद दोनों को मृत घोषित कर दिया। इस घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। डॉक्टरों का कहना है कि बाहर का खाना खाते समय सावधानी बरतना जरूरी है। खराब या फिर मिलावटी भोजन से सेहत को गंभीर नुकसान हो सकता है, इसीलिए बच्चों को ऐसी चीज़ें सीमित मात्रा में ही दी जानी चाहिए। एलपीजी बुकिंग को लेकर के केंद्र सरकार का नया नियम। दरअसल बात है कि एलपीजी गैस को लेकर के केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने देश की सभी रिफाइनरियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि गैस बुकिंग और सप्लाई की प्रक्रिया को पूरी तरह से नियमों के अनुसार लागू किया जाए, जहां इसका मकसद गैस वितरण व्यवस्था को पारदर्शी बनाना और अनियमितताओं पर रोक लगाना है। वहाँ पर सरकार का कहना है कि कई जगहों पर गैस की कालाबाजारी या फिर गलत तरीके से बुकिंग की शिकायतें सामने आती रहती थी। इसी को देखते हुए रिफाइनरियों और गैस एजेंसियों को साफ निर्देश दिया गया है कि वे उपभोक्ताओं को समय पर गैस उपलब्ध कराएं और किसी भी तरह की गड़बड़ी होने पर तुरंत कार्रवाई करें। वहीं पर इस नए नियम के लागू होने के बाद गैस बुकिंग की पूरी प्रक्रिया पर निगरानी और सख्त कार्रवाई होगी। जी हाँ, सख्त हो जाएगी। उम्मीद की जा रही है कि इससे आम उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी और फिर उन्हें समय पर एलपीजी गैस सिलेंडर मिल सकेगा। हड़ताली कर्मचारियों पर भर के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा दिया सख्त आदेश। दरअसल बिहार में चल रही कर्मचारियों की हड़ताल को लेकर के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कड़ा बयान सामने दिया है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि सीईओ यानी कि अधिकारी किसी भी
तरीके के भ्रम में ना रहे। आज भी बिहार में एनडीए की सरकार है और आगे भी यही सरकार रहेगी। विजय सिन्हा ने हड़ताल कर रहे राजस्व कर्मचारियों को चेतावनी देते हुए कहा है कि सरकार के खिलाफ दबाव बनाने की कोशिश सफल नहीं होगी। उन्होंने कहा है कि काम छोड़ करके हड़ताल करने से किसी को भी मुक्ति नहीं मिलने वाली है और प्रशासनिक कामकाज बाधित नहीं होने दिया जाएगा। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने यह भी कहा कि सरकार जनता के हित में काम कर रही है और ज़रूरी हुआ तो फिर सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। फिलहाल राज्य में हड़ताल को लेकर के सियासी और प्रशासनिक हलचल तेज हो गई है। पीएम किसान की अगली किस्त जल्द, किसानों के खाते में आएंगे 2000 रुपये। जहाँ प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को लेकर के किसानों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। यह जानकारी के अनुसार योजना की अगली किस्त की तारीख तय कर दी गई है और जल्द ही किसानों के खाते में 2000 रुपये की राशि भेजी जाएगी। बताया जा रहा है कि आने वाले 48 घंटे के भीतर देश भर के पात्र किसानों के बैंक खाते में ये पैसा ट्रांसफर किया जा सकता है। यह सरकार इस योजना के जरिए हर साल किसानों को आर्थिक सहायता देती है ताकि खेती किसानी में उन्हें मदद मिल सके। वहीं पर इस योजना के तहत किसानों को साल में 3 किस्तों में कुल 6000 रुपये दिए जाते हैं। जब सरकार ने किसानों से अपील की है कि वे अपना KYC और फिर बैंक वितरण सही रखें ताकि पैसा समय पर उनके खाते में पहुंच सके। इंटर की कॉपियों में इश्क का इजहार, एग्जामिनर से पास करने की गुहार। दरअसल बात यह है कि बिहार में इंटर परीक्षा की कॉपियों की जांच के दौरान एक दिलचस्प मामला सामने आया है। कई छात्रों ने जवाब लिखने की जगह अपने दिल की बातें कॉपी में लिख दी है। कहीं प्रेम कहानी लिखी गई तो फिर कहीं एग्जामिनर से पास करने की भावुक गुहार लगाई गई है। जब कुछ छात्रों ने कॉपी में लिखा है कि सर प्लीज़ पास कर दीजिए, अगली बार से मन लगा कर के पढ़ाई करेंगे, इस बार पास कर दीजिए प्लीज़। वहीं पर कुछ कॉपियों में इश्क का इजहार भी देखने को मिला है, जिसे पढ़ करके जांच करने वाले शिक्षक भी हैरान रह गए। ये मामला सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर भी चर्चा का विषय बन गया है। लोग इसे परीक्षा के दबाव और छात्रों की भावनाओं से जोड़ करके देख रहे हैं, जहाँ वहीं पर कई लोग इसे मज़ेदार अंदाज में भी शेयर कर रहे हैं। बिहार के 17 शहरों की हवा खराब, पटना और सहरसा की स्थिति चिंताजनक। जहां बिहार में हवा की गुणवत्ता एक बार फिर से चिंता का विषय बन गई है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार के करीब 17 शहरों में एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी कि AQI खराब स्तर पर पहुंच गया है। सबसे ज्यादा चिंताजनक स्थिति राजधानी पटना और फिर सहरसा में बताई जा रही है, जहाँ पर हवा की गुणवत्ता खराब से बेहद खराब श्रेणी में दर्ज की गई है। यह प्रदूषण बढ़ने से लोगों को सांस और फिर आंखों से जुड़ी दिक्कतों का खतरा भी बढ़ सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि धूल, वाहनों का धुआं और फिर मौसम की स्थिति इसकी बड़ी वजह हो सकती है। डॉक्टरों ने खास करके बुजुर्गों, बच्चों और फिर सांस के मरीजों को सतर्क रहने की सलाह दी है। महागठबंधन की बैठक में AIMIM BSP नहीं पहुंची, फिर भी तेजस्वी का जीत का दावा। जब बिहार में राज्यसभा चुनाव को लेकर के सियासी हलचल तेज हो गई है, महागठबंधन की रणनीति बैठक हुई, लेकिन इस बैठक में AIMIM और बसपा के प्रतिनिधि शामिल नहीं हुए। इन दोनों दलों की गैर मौजूदगी ने राजनीतिक हलकों में कई सवाल खड़े कर दिए हैं। हालांकि बैठक के बाद RJD नेता तेजस्वी यादव ने भरोसा जताते हुए कहा कि महागठबंधन मजबूत है और राज्यसभा चुनाव में उनके उम्मीदवारों की ही जीत होगी। उन्होंने कहा कि सहयोगी दलों के साथ बातचीत जारी है और सभी मिलकर के चुनाव लड़ेंगे। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि AIMIM और बसपा की बैठक में शामिल न होने से सियासी समीकरण जरूर दिलचस्प हो गए हैं। अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि राज्यसभा चुनाव में किसे कितना समर्थन मिलता है और आखिरी समय में क्या नया समीकरण बनता है। नीतीश के राज्यसभा जाने पर JDU की शर्त, डिप्टी सीएम ने मंच से किया खुलासा। जब बिहार की राजनीति में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने की चर्चा के बीच JDU की एक खास शर्त सामने आई है। समृद्धि यात्रा के दौरान डिप्टी सीएम ने मंच से इस बात का खुलासा करते हुए कहा कि पार्टी की कुछ शर्तें हैं और उन्हें मंजूर भी किया गया है। जब बताया जा रहा है कि JDU चाहती है कि नीतीश कुमार का राजनीतिक अनुभव और फिर नेतृत्व आगे भी पार्टी और फिर राज्य की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहे। जहाँ वहीं पर इसी को लेकर के पार्टी के भीतर चर्चा और रणनीति बनाई जा रही है। डिप्टी सीएम ने यह भी कहा कि जो भी फैसला होगा वह पार्टी और फिर गठबंधन की सहमति से लिया जाएगा। फिलहाल इस मुद्दे पर सियासी हलचल तेज है और बिहार की राजनीति में आगे क्या होगा इस पर सबकी नजर बनी हुई है। नीतीश बोले पीएम मोदी को नमन करिए, सम्राट चौधरी ने भी की तारीफ। जी हाँ, दरअसल बात यह है कि बिहार की राजनीति में एक कार्यक्रम के दौरान दिलचस्प बयान सामने आया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंच से लोगों से कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नमन करना चाहिए। उनके इस बयान के बाद राजनीतिक हलकों में इसकी खूब चर्चा हो रही है। वहीं पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने भी मंच से नीतीश कुमार की जमकर की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के समर्थन मार्गदर्शन के बिना बिहार की राजनीति और सरकार आगे नहीं चल पाएगी। इस दौरान दोनों नेताओं के बयान ने साफ संकेत दिया है कि एनडीए के भीतर सम्मेलन तालमेल मजबूत दिखाने की कोशिश की जा रही है। कार्यक्रम में मौजूद नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भी इन बातों का जोरदार तरीके से स्वागत किया है।
बिहार में बारिश का अलर्ट, 11 और 15-16 मार्च को बदल सकता है मौसम। जी हाँ, बिहार में मौसम एक बार फिर से करवट लेने जा रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक 11 मार्च और फिर 15 और 16 मार्च के बीच बिहार के कई जिलों में बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। खास करके पटना, सीवान, सारण समेत कई इलाकों के लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग का कहना है कि इन दिनों बादल बारिश के साथ कुछ जगहों पर गरज और तेज हवाएं भी चल सकती है। उत्तर बिहार के कई जिलों में वज्रपात का भी खतरा बताया गया है। इसलिए किसानों और फिर खुले में काम करने वाले लोगों को सावधान रहने की सलाह दी गई है। वहीं पर मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक बारिश के इस दौर के बाद तापमान में धीरे धीरे बढ़ोतरी हो सकती है और फिर गर्मी का असर भी तेज होने लगेगा। ऐसे में लोगों को मौसम का अपडेट देते रहने और फिर जरूरत पड़ने पर सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। उम्र 40 साल से पहले हार्ट अटैक क्यों? डॉक्टर ने बताई 5 बड़ी गलतियां। दरअसल बात यह है कि आजकल 30 से 40 साल की उम्र के लोगों में हार्ट अटैक के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। यह डॉक्टरों का कहना है कि इसका सबसे बड़ा कारण खराब लाइफ स्टाइल और फिर रोजमर्रा की कुछ गलत आदतें हैं जो धीरे धीरे दिल को कमजोर बना देती है। यह पहली बड़ी वजह है जंक फूड और गलत खान पान। ज्यादा तला भुना और फिर प्रोसेस्ड फूड खाने से शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है और दिल की नसों में ब्लॉकेज बनने लगता है। वहीं पर दूसरी वजह है तनाव और फिर नींद की कमी। लगातार मानसिक तनाव और फिर पर्याप्त नींद न लेने से ब्लड प्रेशर बढ़ता है और दिल पर दबाव पड़ता है। वहाँ पर तीसरी बड़ी गलती है एक्सरसाइज की कमी। जब लंबे समय से बैठे रहने और फिर शारीरिक गतिविधि न करने से मोटापा, हाई बीपी और फिर डायबिटीज जैसी समस्या बढ़ती है जो हार्ट अटैक का खतरा बढ़ा देती है। यह चौथी बड़ी वजह है धूम्रपान और शराब का सेवन जो दिल की नसों को नुकसान पहुंचाता है। 5वां कारण है मोटापा और फिर अनहेल्दी लाइफ स्टाइल जिससे दिल समय से पहले बुरा होने लगता है। वहाँ पर डॉक्टरों की सलाह है कि रोजाना व्यायाम करें, संतुलित भोजन लें, तनाव कम करें और समय समय पर स्वास्थ्य जांच कराते रहें। यह सही जीवन शैली अपना करके हार्ट अटैक के खतरे को काफी हद तक कम किया जा सकता है। कुत्ते का काटना ही नहीं बल्कि चाटना भी हो सकता है खतरनाक। जी हाँ, अक्सर लोग सोचते हैं कि कुत्ता तभी खतरनाक होता है जब वो काट ले, लेकिन डॉक्टरों का कहना है कि कुत्ते का चाटना भी कई बार गंभीर बीमारी का कारण बन सकता है। खास करके अगर किसी व्यक्ति के शरीर पर घाव हो या फिर त्वचा कटी हुई हो तो फिर संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। विशेषज्ञों के मुताबिक कुत्तों के मुंह में कई तरह के बैक्टीरिया और फिर वायरस मौजूद होते हैं। अगर कुत्ता किसी खुले घाव, आंख या फिर मुंह के आसपास चाट देता है तो फिर यह संक्रमण शरीर में प्रवेश कर सकता है और फिर गंभीर बीमारी का खतरा कारण बन सकता है। वहीं पर डॉक्टरों की सलाह है कि अगर कुत्ता काट ले या फिर घाव वाली जगह चाट दे तो फिर तुरंत उस जगह को साबुन और फिर पानी से अच्छी तरीके से साफ करें और डॉक्टरों से संपर्क करें। या साथ ही साथ पालतू जानवरों को बच्चों से थोड़ी दूरी पर रखने की और फिर समय समय पर उनका टीकाकरण कराने की भी सलाह दी गई है। बिहार में यादगार रहा नीतीश कुमार का कार्यकाल। जी हां, आपको बता दें कि बिहार की राजनीति में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कार्यकाल लंबे समय तक चर्चा में रहा है। जब पिछले कई वर्षों में उन्होंने राज्य की यानी कि बिहार की राजनीति और फिर विकास की दिशा में काफी हद तक प्रभावित किया है। जब उनके शासनकाल में सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और फिर कानून व्यवस्था जैसे क्षेत्रों में कई योजनाएं लागू की गई है। खास करके सड़क निर्माण, बिजली व्यवस्था और फिर महिलाओं के लिए चलाई गई योजनाओं को लेकर के उनकी सरकार की काफी चर्चा हुई है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि नीतीश कुमार का कार्यकाल बिहार की राजनीति में एक अहम दौर के रूप में याद किया जाएगा। हालांकि इस दौरान कई राजनीतिक उतार चढ़ाव भी देखने को मिले, लेकिन उन्होंने लंबे समय तक बिहार की सत्ता संभाल करके अपनी अलग पहचान बनाई है। गरीब बेटियों के लिए बनेंगे मुफ्त विवाह मंडप, बिहार में तेज हुई तैयारी। जब बिहार में गरीब बेटियों की तैयारी की शादी को आसान बनाने के लिए सरकार एक नई पहल पर काम कर रही है। बिहार के कई जिलों में निःशुल्क विवाह मंडप बनाने की तैयारी तेज कर दी गई है ताकि गरीब परिवारों को शादी के लिए अलग से खर्च न उठाना पड़े। फिर बताया यह जा रहा है कि इन विवाह मंडपों का निर्माण पंचायत या फिर नगर निकाय स्तर पर किया जाएगा, जहाँ यहाँ पर गरीब परिवार बिना किसी शुल्क के अपनी बेटियों की शादी करा सकेंगे, जिससे शादी में होने वाले बड़े खर्च से उन्हें राहत मिलेगी। यह सरकार का कहना है कि इस पहल का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की मदद करना है। अगर ये योजना पूरी तरह से लागू होती है तो फिर बिहार के हजारों गरीब परिवारों को इसका सीधा फायदा मिल सकता है। बिहार में नए सीएम को लेकर के चर्चा तेज, प्रेम कुमार और शाहनवाज हुसैन का नाम भी सामने। जब बिहार की राजनीति में इन दिनों नए मुख्यमंत्री को लेकर के चर्चाएं तेज हो गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने की खबरों के बीच कई नेताओं के नाम मुख्यमंत्री पद की दौड़ में बताए जा रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भाजपा के वरिष्ठ नेता प्रेम कुमार और फिर पूर्व केंद्रीय मंत्री शाहनवाज हुसैन का नाम भी चेहरों में शामिल किया जा रहा है। हालांकि अभी तक इस बारे में कोई भी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन सियासी गलियारों में तरह तरह की अटकलें लगाई जा रही है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि बिहार की राजनीति में आगे क्या होगा ये पूरी तरह से नीतीश कुमार के फैसले और फिर एनडीए की रणनीति पर निर्भर करेगा। इसलिए फिलहाल सभी की नजर आने वाले दिनों में होने वाले बड़े राजनीतिक फैसले पर टिकी हुई है।
बिहार के सीएम पद पर चिराग पासवान की पार्टी का दावा। जी हां, बिहार की राजनीति में मुख्यमंत्री पद को लेकर के हलचल और तेज हो गई है। चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने भी अब मुख्यमंत्री पद पर अपना दावा ठोक दिया है। जहां पार्टी के एक सांसद ने बयान देते हुए कहा कि बिहार की जनता चाहती है कि चिराग पासवान बिहार की कमान संभाले। उनका कहना है कि चिराग पासवान युवाओं के बीच काफी लोकप्रिय हैं और बिहार को नई दिशा दे सकते हैं। हालांकि इस मुद्दे पर अभी एनडीए की ओर से कोई भी अंतिम फैसला सामने नहीं आया है, लेकिन चिराग पासवान की पार्टी के इस बयान के बाद बिहार की सियासत में मुख्यमंत्री पद को लेकर के चर्चा और तेज हो गई है। तेज प्रताप यादव का नीतीश पर तंज, बोले बिहार बदलते बदलते खुद बदल गए। जी हां, बिहार की राजनीति में एक बार फिर से बयानबाजी तेज हो गई है। तेज प्रताप यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बिहार को बदलने की बात करते करते अब खुद नीतीश कुमार ही बदल गए हैं। तेज प्रताप यादव ने कहा कि नीतीश कुमार ने अपने राजनीतिक सफर में कई बार गठबंधन बदलते हैं और अब उनकी राजनीति भी पहले जैसी नहीं रही। उनका कहना है कि जनता सब कुछ देख रही है और समय आने पर इसका जवाब भी देगी। पटना से चलेगी अल्ट्रापॉड टैक्सी, 296 करोड़ से बनेगा नया ट्रैक। जब पटना में जल्द ही देश की आधुनिक अल्ट्रापॉड टैक्सी सेवा शुरू करने की योजना सामने आई है। इस परियोजना के तहत करीब 296 करोड़ रुपए की लागत से लगभग 5 किलोमीटर लंबा विशेष ट्रैक बनाया जाएगा। बताया जा रहा है कि ये सिस्टम ड्राइवरलेस पॉड्स यानी कि छोटी स्वचालित टैक्सियों पर आधारित होगी, यानी कि इसमें ड्राइवर नहीं होगी, जो निर्धारित ट्रैक पर चलेगी। इससे शहर में ट्रैफिक की समस्या कम करने और फिर लोगों को तेज और फिर आधुनिक परिवहन सुविधा देने का लक्ष्य रखा गया है। अगर ये परियोजना पूरी तरह से लागू होती है तो फिर पटना देश के उन चुनिंदा शहरों में शामिल हो जाएगा जहां पर इस तरह के हाईटेक पब्लिक ट्रांसपोर्ट सुविधा उपलब्ध होगी। इससे लोगों को सफर में सुविधा के साथ साथ समय की भी बचत होगी। राज्यसभा की 5वीं सीट पर सस्पेंस, ओबीसी की रणनीति से बड़ी तेजस्वी की टेंशन। जी हां, बिहार में राज्यसभा चुनाव को लेकर के सियासी हलचल तेज हो गई है। खास करके 5वीं सीट को लेकर के सस्पेंस बना हुआ है, क्योंकि एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी फिलहाल वेट एंड वॉच यानी कि इंतजार और रणनीति की नीति अपनाते नजर आ रहे हैं। जब वहीं पर मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एआईएमआईएम ने अभी तक खुल करके अपना रुख साफ नहीं किया है। माना जा रहा है कि दिल्ली में पार्टी स्तर पर रणनीति तैयार की जा रही है, जिसके बाद ही अंतिम फैसला लिया जाएगा कि किसे समर्थन दिया जाएगा। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि अगर एआईएमआईएम का रुख बदलता है तो फिर इसका असर महागठबंधन के समीकरण पर पड़ सकता है। ऐसे में तेजस्वी यादव के लिए ये सीट जीतना आसान नहीं माना जा रहा है और आने वाले दिनों में सियासी तस्वीर और साफ हो सकती है। गली में रोकी बाइक और भर दिया मांग में सिंदूर, जहां सीसीटीवी में कैद हुआ अजीब मामला। दरअसल एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां पर एक युवक ने सड़क पर बाइक रोक करके अचानक एक लड़की की मांग में सिंदूर भर दिया। ये पूरी घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है और अब इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। जहां वीडियो में देखा जा सकता है कि युवक गली में बाइक रुकता है और कुछ ही सेकंड में लड़की की मांग में सिंदूर भर देता है। आसपास मौजूद लोग भी इस घटना को देख करके हैरान रह जाते हैं। घटना सामने आने के बाद इलाके में चर्चा तेज हो गई है। जब पुलिस भी मामले की जांच में जुट गई है और फिर ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि ये शादी सहमति से हुई या फिर जबरदस्ती से की गई है। पटना में बनेगा बिहार का दूसरा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम। जी हां, बिहार के खेल प्रेमियों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। राजगीर के बाद अब राजधानी पटना में बिहार का दूसरा अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हॉकी स्टेडियम बनाया जाएगा। बताया जा रहा है कि इस स्टेडियम में नीदरलैंड का आधुनिक एस्ट्रो टर्फ लगाया जाएगा, जिससे यहाँ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हॉकी मैच आयोजित किए जा सकेंगे। ये सुविधा खिलाड़ियों को बेहतर अभ्यास और फिर प्रतियोगिता का अवसर देने के लिए तैयार किया जा रहा है। वहीं पर सरकार का कहना है कि इस परियोजना से बिहार में खेलों को बढ़ावा मिलेगा और फिर राज्य के खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं मिल सकेंगी, जहां इससे आने वाले समय में बिहार के हॉकी खिलाड़ियों के लिए नए अवसर भी खुल सकते हैं। परिवारवाद पर बदले नीतीश के सुर, राजनीति में उठे नए सवाल। जब बिहार की राजनीति में परिवारवाद को लेकर के एक बार फिर से बहस तेज हो गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो पहले परिवारवाद के खिलाफ सख्त रुख अपनाते रहे हैं, अब इस मुद्दे पर उनके बदलते हुए रुख को लेकर के चर्चा हो रही है। राजनीतिक गलियारों में ये सवाल उठ रहा है कि क्या बदलते राजनीतिक हालात और नई रणनीति की वजह से ये बदलाव देखने को मिल रहा है। खास करके उनके बेटे निशांत कुमार की राजनीति में संभावित एंट्री को लेकर भी चर्चाएं तेज हो गई है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बिहार की राजनीति में यह मुद्दा आने वाले समय में और बड़ा बन सकता है, क्योंकि परिवारवाद को लेकर के पहले जो बयान दिए गए थे, अब उन्हीं को लेकर के विपक्ष सवाल उठा रहे हैं।
अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती के बयान से सियासी हलचल, बोले बीजेपी से नहीं योगी से नाराज। जी हां, ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती की एक बयान ने सियासी हलचल बढ़ा दी है। उन्होंने कहा कि वे भारतीय जनता पार्टी के विरोधी नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उन्हें नाराजगी है। स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा कि उनकी नाराजगी कुछ नीतियों और फिर फैसलों को लेकर के है। उनका कहना है कि धार्मिक और फिर सामाजिक मुद्दों पर सही तरीके से काम होना चाहिए, तभी लोगों का भरोसा मजबूत होगा। यह उनकी इस बयान के बाद राजनीतिक और फिर धार्मिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है। कई लोग इसे बड़ा बयान मान रहे हैं, क्योंकि शंकराचार्य का ये बयान सीधे तौर पर यूपी की राजनीति से जुड़ा हुआ माना जा रहा है। आपका इसके बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, नेपाल में हुए चुनाव के बाद वहां नई सरकार बनने की चर्चा तेज हो गई है और इसका असर भारत के सीमावर्ती इलाके बिहार, सीमांचल, किशनगंज तक दिखाई दे रहा है। खास करके बिहार के नेपाल से सटे जिलों में किशनगंज, अररिया में लोग इस चुनाव को लेकर के दिलचस्पी देख रहे हैं। चर्चा है कि यदि मैथिली भाषी युवा नेता बालेन शाह प्रधानमंत्री बनते हैं तो फिर भारत और फिर नेपाल के बीच सामाजिक, सांस्कृतिक और व्यापारिक रिश्ते और मजबूत हो सकते हैं। हम आपको इस पूरी खबर के बारे में बताएंगे विस्तार से, डिटेल से। उससे पहले आप हमारे इस पेज को फॉलो कर लीजिए इसी तरह खबरें देखने के लिए। तो आपको बता दूं कि नेपाल में हाल ही में हुए संसदीय चुनाव के बाद वहां पर नई सरकार बनने की प्रक्रिया जारी है। इस राजनीतिक बदलाव पर भारत नेपाल सीमा से सटे बिहार के जिले किशनगंज, अररिया में भी लोगों की नजरें टिकी हुई है। सीमावर्ती इलाके से लोगों का मानना है कि नेपाल की राजनीति और फिर वहां बनने वाली सरकार का सीधा असर यहाँ के सामाजिक और फिर आर्थिक जीवन पर पड़ता है। वहीं पर नेपाल की राजनीति में इन दिनों 35 वर्षीय युवा बालेन शाह का नाम चर्चा में है। बालेन शाह को मैथिली भाषी नेता माना जाता है और वे मधेश क्षेत्र से जुड़े माने जाते हैं। उनका पैतृक घर नेपाल के महोत्तरी इलाके में बताया जाता है, जो कि बिहार के मधुबनी जिला से सटा हुआ क्षेत्र है। वहीं पर सीमावर्ती क्षेत्र के लोगों का कहना है कि यदि मधेसी और फिर मैथिली भाषी नेता नेपाल के प्रधानमंत्री बनते हैं तो फिर भारत और नेपाल के बीच सदियों से चले आ रहे रोटी बेटी के रिश्ते और मजबूत हो सकते हैं। वहीं पर किशनगंज के एक दुकानदार सत्येंद्र गुप्ता बताते हैं कि भारत नेपाल सीमा के दोनों तरफ के लोगों के बीच गहरा सामाजिक रिश्ता है। यहाँ की बेटियां नेपाल में शादी करती है और वहाँ की बेटियां भारत में आती है। ऐसे में नेपाल की सरकार और फिर उसकी नीतियों का असर सीमावर्ती इलाकों के लोगों पर जरूर पड़ता है। वहीं पर किशनगंज के रहने वाले एक और व्यापारी जितेंद्र शाह का कहना है कि नेपाल में यदि मैथिली भाषी नेता प्रधानमंत्री बनते हैं तो फिर भारत नेपाल के रिश्तों में और सुधार होगा। इससे सीमावर्ती क्षेत्र में व्यापार और आवाजाही को भी बढ़ावा मिल सकता है। वहीं पर बिहार के सीमावर्ती जिलों जैसे कि किशनगंज, अररिया, सुपौल और मधुबनी के बाजारों में नेपाल के लोग रोजाना खरीदारी करने के लिए आते हैं। किशनगंज के गलगलिया और ठाकुरगंज जैसे बाजारों में दोनों देशों के व्यापारियों का आना जाना आम बात है। दोस्तों, AIMIM विधायक मुर्शिद आलम से 5 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई है। बताया जाता है कि धमकी भरा कॉल कनाडा से आई है। जी हां, आपको बता दूं कि बिहार के अररिया जिला से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। जोकीहाट से AIMIM विधायक मुर्शिद आलम को फोन पर 5 लाख रुपए की रंगदारी मांगने की धमकी मिली। आरोप है कि अज्ञात व्यक्ति ने खुद को कनाडा से बताते हुए कॉल किया और रुपए नहीं देने पर गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी। इस घटना के बाद विधायक ने थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई है और पूरे मामले की जांच में जुट गई है। हम आपको इस पूरी खबर के बारे में बताएंगे विस्तार से, डिटेल्स। उससे पहले आप हमारे इस पेज को फॉलो कर लीजिए इसी तरह खबरें देखने और सुनने के लिए। तो आपको बता दूं कि अररिया जिला के जोकीहाट विधानसभा क्षेत्र से AIMIM विधायक मुर्शिद आलम को फोन पर रंगदारी मांगने का मामला सामने आया है। आरोप है कि अज्ञात व्यक्ति ने उनसे 5 लाख रुपए की मांग की है और रकम नहीं देने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी है। बताया यह जा रहा है कि यह घटना बीते शुक्रवार की है। विधायक मुर्शिद आलम के अनुसार उन्हें एक अज्ञात अंतर्राष्ट्रीय नंबर से व्हाट्सएप कॉल आया था। जब पहले कॉल को उन्होंने अज्ञात नंबर समझकर के रिसीव नहीं किया, लेकिन बाद में उसी नंबर से दोबारा कॉल आने पर उन्होंने फ़ोन उठाया। जब विधायक द्वारा प्लासी थाना में दिए गए आवेदन के अनुसार 6 मार्च को सुबह लगभग 10:13 और फिर 10:14 पर उनके मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से कॉल आया था। यह उस समय उन्होंने कॉल रिसीव नहीं किया। इसके बाद रात के करीब 10:15 पर उसी नंबर से दोबारा कॉल आया। जब उन्होंने कॉल रिसीव किया तो कॉल करने वाले व्यक्ति ने खुद को कनाडा से जीशान अख्तर बताया और सीधे 5 लाख रुपए की रंगदारी मांग कर दी। विधायक का आरोप है
कि कॉल करने वाले व्यक्ति ने रुपए नहीं देने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी। इसके बाद उसी नंबर से रात करीब 11:29 और 11:32 पर फिर से व्हाट्सएप कॉल किया गया। इस दौरान कॉल करने वाले व्यक्ति ने दोबारा दबाव बनाते हुए कहा कि 5 लाख रुपए या फिर असलहा दो, नहीं तो फिर अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहो। विधायक मुर्शिद आलम ने बताया है कि उनके पास इस बातचीत की कॉल रिकॉर्डिंग भी मौजूद है। अगर आप राशन कार्ड धारी हैं तो आप सावधान हो जाइए, क्योंकि 31 तारीख तक अगर आप ये काम नहीं करेंगे तो आपका राशन कार्ड बंद हो जाएगा। जी हाँ, दरअसल बात यह है कि राशन कार्ड धारियों के लिए ई-केवाईसी करना बहुत जरूरी हो गया है। बिहार में करीब 1.5 करोड़ लोगों ने अभी तक ये प्रक्रिया पूरी नहीं की है। सरकार ने अंतिम तारीख 31 मार्च तय की है, वरना भविष्य में राशन मिलने में परेशानी हो सकती है। हम आपको इस पूरी खबर के बारे में बताएंगे विस्तार से, डिटेल से। उससे पहले आप हमारे इस पेज को फॉलो कर लीजिए इसी तरह खबरें देखने और सुनने के लिए। तो आपको बता दूं कि बिहार में राशन कार्ड रखने वाले करोड़ों लोगों के लिए एक जरूरी खबर है। अगर आपने अभी तक अपना ई-केवाईसी नहीं कराया है तो अब ज़्यादा समय नहीं बचा है। राज्य सरकार ने साफ कर दिया है कि सभी लाभुकों को ये प्रक्रिया पूरी करनी होगी, वरना आगे चल कर के सरकारी राशन मिलने में दिक्कत आ सकती है। जब बिहार सरकार ने इसके लिए अंतिम तारीख बढ़ाकर के 31 मार्च कर दी है, यानी कि जिन लोगों ने अब तक ई-केवाईसी नहीं कराया है उनके पास अब कुछ ही दिन का समय बचा है। आपको बता दें कि सरकार का कहना है कि ई-केवाईसी कराने का मकसद ये सुनिश्चित करना है कि सरकारी राशन का फायदा सही लोगों तक पहुँचे। या कई बार ऐसा देखा गया है कि एक ही कार्ड पर गलत या फिर फर्जी नाम जुड़ते रहते हैं, या फिर ऐसे लोग भी सूची यानी कि लिस्ट में बने रहते हैं जो अब पात्र नहीं है। यहाँ पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत मिलने वाले राशन को सही लाभुक तक पहुंचाने के लिए ये वेरिफिकेशन जरूरी किया गया है। वहीं पर राज्य में कुल करीब 8 करोड़ 20 लाख राशन कार्ड लाभार्थी हैं, लेकिन इनमें से अभी भी करीब 1.5 करोड़ लोगों का ई-केवाईसी बाकी है। वहीं पर सरकार ने पहले इसकी अंतिम तारीख 15 फरवरी रखी थी, बाद में इसे बढ़ा करके 28 फरवरी किया गया और अब एक बार फिर से बढ़ा करके 31 मार्च कर दिया गया है। विभाग का कहना है कि कई लोग जानकारी की कमी या फिर राज्य से बाहर रहने की वजह से ये काम समय पर नहीं कर पा रहे हैं। वहीं पर राज्य के कुछ जिलों में ये भी काम अभी काफ़ी पीछे चल रहा है। जिन जिलों में ई-केवाईसी की गति धीमी बताई जा रही है उनमें शामिल है वैशाली, सिवान, सीतामढ़ी, औरंगाबाद, समस्तीपुर, पूर्वी चंपारण, दरभंगा, पश्चिमी चंपारण और अररिया। इन जिलों के अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि जल्द से जल्द सभी राशन कार्ड धारकों का वेरिफिकेशन पूरा करवाया जाए। जी आपको बता दें कि बिहार के लाखों लोग काम के लिए दिल्ली, मुंबई या फिर दूसरे शहरों में रहते हैं। ऐसे लोगों के लिए सरकार ने बड़ी राहत दी है। ई-केवाईसी कराने के लिए आपको अपने गाँव या फिर बिहार लौटने की ज़रूरत नहीं है। आप देश के किसी भी राज्य में अपनी नज़दीकी राशन दुकान पर जाकर के सिर्फ अंगूठा लगा करके ई-केवाईसी करा सकते हैं। इससे बाहर काम करने वाले लोगों को काफ़ी सुविधा मिलेगी। वहीं पर राज्य में यानी कि बिहार में राशन कार्ड की सूची को यानी कि लिस्ट को साफ करने का काम अभी भी चल रहा है। जांच में अब तक 57 लाख राशन कार्ड धारक संदिग्ध पाए गए हैं। इन लोगों को नोटिस भेज करके जानकारी मांगी जा रही है। जिन लोगों की तरफ से संतोषजनक जवाब नहीं मिला उनमें से करीब 33 लाख लोगों के नाम लिस्ट से हटाए जा चुके हैं। सरकार का कहना है कि इस प्रक्रिया का मकसद सिर्फ इतना है कि राशन योजना का लाभ सही और ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंचे। वहीं पर अगर आपके पास भी राशन कार्ड है और आपने अभी तक ई-केवाईसी नहीं कराया है तो फिर देर ना करें, 31 मार्च से पहले अपने नज़दीकी राशन दुकान पर जाकर के ये प्रक्रिया पूरा कर लें। ऐसा करने से भविष्य में राशन मिलने में किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी और फिर आपका नाम लिस्ट में सुरक्षित रहेगा। आपका इसके बारे में क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा।